अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसिफ साहब से हमने गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू किया और उनसे हमारा जो मेन फोकस ये था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की जब अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हुई तो उसमें कौन सी ऐसी बातें थीं जो दोनों मुल्कों ने डिस्कस की और आइंदा से हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। एक माजी है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, सीटो और सेंटो के ज़माने से शुरू होते हैं, फिर जनरल ज़िया का दौर उसके अंदर शामिल कर लें, अयूब से, फिर ज़िया, फिर जनरल मुशर्रफ। तो हर दौर में ये वो अदवार थे जिसमें हम यूएस फॉरेन पॉलिसी गोल्स अचीव करने की खातिर उनके साथ गए। उन्होंने अपनी पसंद से हमें अपना फ्रंट लाइन एलाई बनाया, हमारे साथ बड़ी प्यार मोहब्बत भी की, बहुत इज़्ज़त भी की। जैसे ही उनके वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान मोस्ट सैंक्शनड एलाई बन जाता है। तो अमेरिका अभी जब दोबारा कहता है, दोहरा के कहते हैं ट्रंप साहब कि आई लव पाकिस्तान, तो आई लव पाकिस्तान के साथ एक वो जो पिछले 70-75 साल की तारीख़ है मेरे सामने वो आ जाती है कि अभी तो ये आई लव कह रहे हैं, तो ये जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस रीजन के हवाले से या रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से, वंस दे अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, फिर पाकिस्तान के साथ ये क्या करेंगे और वो ऑब्जेक्टिव्स या वो गेम प्लान है क्या, उसको अनफोल्ड होना चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि इनके अज़ाइम इस खित्ते के हवाले से क्या है। पाकिस्तान ने जब उनको पीस प्राइज़ के लिए ज़िक्र किया तो वो भी एक सवालिया निशान था। एक तरफ गज़ा में 55,000 मुसलमानों की शहादत हो चुकी थी, छोटे छोटे बच्चे थे जो भूख और अफलास और किसी का बाजू नहीं है और किसी का हाथ नहीं है, वो सूरत हाल थी। ईरानियन अटैक को वो सपोर्ट कर रहे थे और हम पीस प्राइज़ की बात कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान सामने आ जाते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर से कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू था, बहुत सारे सवालात को उन्होंने जवाब दिए। उसमें से मैं ये दो छोटे छोटे से जुमले उनके मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, फिर आज के प्रोग्राम का ये दिखाइएगा। ख्वाजा साहब, वाशिंगटन अपने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट के बगैर ये कभी लाइन चेंज नहीं करता, अनकन्वेंशनल सियासत है और वो खुद भी कहते हैं प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन से अगर हम इसमें तमाशाई बने और स्पेक्टेटर बने और उसमें प्लेयर ना बने तो उससे बहुत बड़ी गलती होगी। आप प्लेयर बनने जा रहे हैं? प्लेयर हम हैं इस वक्त। सर आप तैयार हैं? इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे। ख्वाजा साहब के दो जुमले बहुत ही मीनिंगफुल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक जो भी रिलेशनशिप होगी अमेरिका के साथ उस हवाले से। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ खेल में अगर हम तमाशाई बने रहें, स्पेक्टेटर हों और खेल का हिस्सा ना बने तो नुकसान होगा। तो मैंने कहा तो फिर आप प्लेयर बनने जा रहे हैं? तो ख्वाजा साहब का जवाब है हम प्लेयर हैं, हम खिलाड़ी हैं इस खेल में। वो खेल क्या है वो प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल था कि एक आम जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड्स के हवाले से जिन मुसलमान मुल्कों को ट्रंप ने पिछले दौर में मना लिया, अब अगली बारी में सऊदी अरब से प्रेशर का आगाज़ होगा और पाकिस्तान की तरफ भी मुंतकिल हो सकता है। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि हम अपने कौमी मुफाद में फ़ैसला करेंगे। और एक जुमला उनका आगे चल के वो इसका हिस्सा भी आपको नहीं दिखाया, आगे जाके वो ये भी कहते हैं कि इसके ऊपर मुसलसल कंटिन्यूस ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि आप सामने टेबल पे एक प्लान रखा हुआ है कि ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉज एंड कॉन्स उस चीज़ की आप जायज़ा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आप उसको कंसिडर भी कर रहे हैं। हमारे साथ जो आज पैनलिस्ट हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, सेनेटर पलवशा खान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हैं, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं। सबको खुश आमदीद कहते हैं। तारिक साहब, पहले आपसे इसी सवाल से आगाज़ करूँगा कि हम किस किस्म की बायलैटरल रिलेशनशिप अमेरिका के साथ रखने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी किसी मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी होती है वो सबसे पहले वो अपने फ़ायदा उसमें देखता है कि इसमें मैं क्या गेन करूँगा। जिसमें आप दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कह लें, आप अपनी किसी भी हवाले से जब आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो सबसे पहले हर मुल्क ये देखता है। और 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ अमेरिका के थादी बने तो हमने क्या गेन किया उसमें से? वो थोड़ा बात मौजूद में हट जाऊँगा मैं, थोड़ा सा ये बात जो है मौजूदा ज़रा करके फिर उस पर भी मैं आ जाऊँगा। तो हमारी इस वक्त जो इस खत्ते के अंदर पोजीशन है, मैं उस हवाले से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को देख रहा हूँ। और वो पोजीशन जो इस वक्त है वो गेम बिल्कुल चेंज हो गई है ना हमारे इस रीजन के अंदर। दो जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं अभी, पाकिस्तान इंडिया की जंग और उसके बाद ईरान इसराइल की जंग, उसने इस खत्ते की खदोखाल को बिल्कुल बदल दी है। जो गोल पोस्ट होती हैं बिल्कुल तब्दील हो गई हैं, ताकत का तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल बदल गया है। और पाकिस्तान को जो लोग समझते थे कि जंगी साजो सामान के हवाले से हमारे पास अददी बरतरी नहीं है इंडिया से, और इंडिया को जो है इस इलाके का वो थानेदार बना हुआ था, थानेदार और चौधरी मानते थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो
खसो खशाक की तरह बह चुकी हैं। आज दुनिया ने आपके हर नैरेटिव को इंडिया से बेहतर समझा है, माना है और उसे तस्लीम किया। अमेरिका के साथ वो कौन सा खेल है जी जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं? नहीं देखिए, खेल तो नहीं है, मैं उसे खेल का लफ्ज़ जो है वो मुनासिब नहीं है। अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सपोर्ट की, जिस तरह उसने पाकिस्तान की तायीद की, जिस तरह उसने इस खित्ते के अंदर अमन कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा किया, वो काबिल सताइश है। और हम चाहते हैं कि अमेरिका जो है ईरान में जो इस्राएली बमबारी को वो सपोर्ट कर रहा था, खुद उसके B-2 बॉम्बर्स ने बमबारी की, देखिए तो वो खित्ते में अमन के लिए थी। नहीं देखिए, बात ये है कि अब आप पाकिस्तान से निकल के ईरान की तरफ चले, पहले अपना कार्य सीधा कर लिए ना। वो कहते होते हैं, आपको सुना होगा ना, जब जहाज़ में आप जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं ऑक्सीजन कम हो तो पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरों की मदद करें। आप सर्वाइव करेंगे, आप पाँव पे खड़े होंगे, आपकी बातों में सबके लिए फायदेमंद है। आपकी बातों में तजादात बहुत है। नहीं सर, आपकी बातों में तजादात बहुत है कि 9/11 के बाद हम अमेरिका के इत्तेहादी बने थे और ये जितने TTP टाइप ग्रुप हैं, ये पहले जनरल ज़िया साहब ने इनको जहादी कह के गले से लगाया हुआ था, फिर हमने इनको दहशतगर्द करके भगाना शुरू किया। सज़ा पहले भी हमने पाई, अब भी हमने पाई। पूरी सोसाइटी हमने रेडिकलाइज कर ली। यहाँ क्लाशंकोफ आई, यहाँ ड्रग्स आई, यहाँ मसाजिद में सुसाइड अटैक, ट्रेड लेन बॉम्बिंग, पिंडी में 3 नस्लें हमारी इस कौम के जो बेटे थे, दादा बेटा पोता, वो शहीद हुए। तो हमने 9/11 के बाद इत्तेहादी बन के कुछ पाया नहीं है, खोया है 90,000 पाकिस्तानी। तो अब आपकी जो भी स्ट्रेटेजिक अलायंस है, इट शुड बी डिबेटेड ओपनली। अफगानिस्तान के साथ जो स्ट्रेटजी रही है, अफ़गानिस्तान पे रशियन इन्वेजन से लेके और 9/11 और उसके बाद के पाकिस्तान पे असरात बहुत गहरे असरात हैं। ये जो आपने बातें की है, मैं इन्हें डिनाई नहीं कर रहा। अब रिलेशनशिप क्या है सर, ये भी तो बताएं ना मुझे सर। आप क्या करने जा रहे हैं? रिलेशनशिप ये है कि पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर एक स्टेबलाइज़र, पीस स्टेबलाइज़र का किरदार अदा कर रहा है और उसके लिए अमेरिका की पाकिस्तान को तायद भी हासिल है और पाकिस्तान के रोल को अमेरिका सपोर्ट भी कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पलविशा से पूछते हैं, पलविशा आप तो ये सिक्योरिटी और डिफेंस वाले मामलात और फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा काम करती रही हैं, आपको अगर समझ आई और नई रिलेशनशिप अमेरिका और पाकिस्तान की तो थोड़ा आप समझाएं। मैं वाकई इसको समझना चाहता हूँ क्योंकि हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें से जो कुछ भी होता रहा, हमने बजट सेशन चल रहा था, उस दौरान खुद से तकरीरें की। बजट की तकरीर को जैसे मैंने शॉर्ट किया बिल्कुल 2 मिनट और बाकी जो खित्ते में हो रहा था उस पर बात की, लेकिन पार्लियामेंट का कोई ऐसा जॉइंट सेशन या स्पेशल सेशन जो है वो कन्वीन नहीं किया गया। फिर इसी असना में हमने सुना कि सदर ट्रंप को जो है पाकिस्तान नोबेल पीस प्राइज़ देना चाहते हैं। ये बात भी अब मुझे पता नहीं, शायद इनकी जमात में कोई बहस हुई हो, लेकिन जिस वक़्त ये अनाउंस किया गया उस वक़्त मैं समझती हूँ कि हमारे इल्म में तो नहीं थी। आपके इल्म में नहीं थी? देखिए, पाकिस्तान क्या देना चाहता है हम तो दे ही नहीं सकते। नहीं, इसको रिकमेंडेशन भी बड़ी बात है। कैबिनेट ने बहस की थी, बाइंडिंग नहीं है। कैबिनेट ने बहस की थी। पलविशा से पूछ ले, मैं बताता हूँ। वो तो कैबिनेट नहीं है ना। आप नहीं, पहले वो जवाब मुकम्मल कर लें। कैबिनेट ने बहस की। मैं उन्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहता, आप पहले बात कर लें। नहीं, आप यस सर नो में जवाब तो दे दें। कैबिनेट ने बहस की थी सर। कैबिनेट इज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का डिसीजन था। गवर्नमेंट में किसका डिसीजन था? जिसका भी था, अच्छा तो नहीं था। किसकी गवर्नमेंट है आपको नहीं पता? ये पूछने वाली बात। जो मुझे पता है वो आप मानेंगे नहीं पलविशा। जो है वो आपको पता है। नहीं, पहले आप बात करें जी। अब ये इस तरह के सवालात की वजूहात कुछ और है, आपको नहीं पता। अच्छा, तो बात ये है कि मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए, अगर किसी को देना है पीस प्राइज़, एक वक्त में शायद हमारी सोच भी ऐसी, लेकिन उस वक्त नहीं थी जिस वक्त ईरान पे बमबारी हो रही थी। इनको खुद भी पता, पाकिस्तान में घर में हुकूमत को इस बात का इल्म नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिस दिन ऐलान किया उससे अगले दिन ये काम शुरू हो गया। ईरान पे गज़ा का तो पता था, गज़ा का पता था। ये बात अब देखिए, हमें शायद ये लगे कि उसने यहाँ पीस के लिए काम किया, शायद उसने किया भी हो, लेकिन मैं नहीं समझती कि वो किसी मतलब के बगैर कोई मुल्क किसी और मुल्क के लिए कुछ भी करता है। हमारी कोई रिश्तेदारी पाकिस्तान के लिए उसका रोल कंस्ट्रक्टिव था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की अगर वॉर बढ़ जाती तो दोनों मुल्कों और इस खित्ते का नुकसान होता। वो भी मैं आपको ये बता दूं नदीम मलिक साहब, अगर हम इंडिया को मार ना पड़ती तो कभी भी ये नहीं होना था। ये भी है, इंडिया को मार पड़ी, इंडिया दौड़ा, और इंडिया ने जिस तरह भी उसके रिलेशनशिप है इसराइल से भी है, नेतन्याहू से भी है। आप याद कीजिए, इंडियन असलहा गजा में भी यूज होता रहा, इंडियन ड्रोन, ये
इजरायली ड्रोन्स उसने हमारे शहरों में भेजे। और आपको ये भी याद होगा कि जिस दिन ये पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया, उसी दिन जो है एक इजरायली जहाज के कश्मीर में लैंड करने का जो है ये खुद हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर ने हाउस में थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि वहाँ इसराइल के फौजी भी थे, अगर हम ना मारते ना उस दिन, अगर मार पड़ती ना, देखिए जिसने भी प्लानिंग की थी उसकी प्लानिंग में ये नहीं था कि पाकिस्तान क्या कर सकते, उन्होंने पाकिस्तान की सलाहियत को बिल्कुल जीरो पे रखा था। और फिर अगर उन्हें ये आपका कहना यह है कि अमेरिका ने मुदाखलत इसलिए की कि अमेरिका का जो बुली था इस इलाके में, आपने उसको मारा और तो वो उसको बचाने आ गए, बचाया, हाँ उसको बचाया, ठीक है, उससे एक जंग। लेकिन जो ट्रम्प कहते हैं आई लव पाकिस्तान, और वो अच्छी बात है, ही लव्स पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान को ये करना चाहिए। न्यू फाउंड लव की क्या रिलेशनशिप की कोई नेचर भी तो होगी ना, वो देखिए अभी रिलेशनशिप तो किसी वक्त भी किसी से भी हो सकती है ना, नहीं तो उसको जो माजी है हमारा रिलेशनशिप का बड़ा अजीबोगरीब है। देखिए रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप लव नहीं है जो लोग इंसानों में होता है, ये लव वो, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, मुल्क और मुल्क का लव जो होता है वो किसी बेसिस पे होता है, फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट होते हैं ना, तो वो क्या है इंटरेस्ट। देखिए बात ये है कि इस पे हम, आपने कहा खेल, मैं इस बात पे ख्वाजा साहब से एग्री करती हूँ, उन्होंने सच बात कही। अगर हम किसी खेल का हिस्सा हैं तो ठीक है, हमें होना चाहिए, हमें अपने आप को बचाना चाहिए, हमें अपने आप को बचाने और इस, लेकिन वो खेल क्या है आप समझ सकती हैं? वो खेल पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, मुकन्नना से बाहर नहीं, चाहे आप इन कैमरा कर लें। है क्या वो इन कैमरा तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो है क्या? अगर पाकिस्तान से वो इतना प्यार मोहब्बत है, हमारा इन्फ्लुएंस है, हमारी बात सुनता है, तो फिर हमें गजा के लिए कंस्ट्रक्टिव रोल अदा, हमें उन्हें कहना चाहिए कि अगर आप इस खित्ते में अपनी जो है गुडविल बढ़ाना चाहते हैं तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप एक कदम और आगे जाएं और इजराइल, वो उनकी नेतन्याहू से मुलाकात है, आज उन्होंने कहा है जो इजराइल के, जिसने इजराइल के खिलाफ तकरीर की, ट्विटर पे पोस्ट की, कुछ भी किया, वो इंडिया का, अमेरिका का वीजा हासिल नहीं, वो किया ना उन्होंने, स्टूडेंट्स को पकड़ के निकालने सोशल मीडिया पोस्ट के भी, मतलब कोई भी पाकिस्तान। अच्छा एक मोटर खालिद चिश्ती साहब से पूछते हैं, खालिद चिश्ती साहब जो माजी है हमारा दो तरफा ताल्लुकात का, वो हम उसको समझ भी सकते हैं और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, वो सीटो सेंटो का ज़माना हो, वो जनरल ज़िया वाला दौर हो, जहाद अफ़गानिस्तान वाला, या 9/11 के बाद वाला ताल्लुक हो, तो वो हमें पता है कि हमने क्या किया था और बाद में हमने सज़ा, ईच टाइम हमने सज़ा पाई है, उसमें गेन नहीं किया, सज़ा पाई है। अब क्या होगा बायलैटरल रिलेशनशिप की, कौन सी ऐसी जहत होगी जिसमें हम उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं? क्योंकि ट्रंप के जो बयानात और जितनी उन्होंने इज़्ज़त दी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, वैसे तो वो एक तरह से जब इज़्ज़त देते हैं फील्ड मार्शल को तो बड़ा खुशी इसलिए होती है कि इंडिया में उस पर काफ़ी सफ़े मातम बिछती है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि उनको तकलीफ पहुँच रही है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान शुड अंडरस्टैंड कि हमारी रिलेशनशिप की अब नई बेसिस क्या हैं, हमारी इंगेजमेंट के पैरामीटर्स क्या हैं, उसमें हमारे लिए गेन क्या है, क्या हम वो रेडिकुलाइजेशन जो पहले पाकिस्तानी सोसाइटी में लाई है, कोई ऐसी कोई इस तरह की तो तल्लुकात की नोयत नहीं है, क्या इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना ज़रूरी नहीं है एयर कमोडोर साहब? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप कह रहे थे, मैं थोड़ा सा एयरफोर्स का ऐड कर देता हूँ। 1965 जो सेंटो सीटो तो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है। 1965 वॉर के बाद हम पर सेक्शन लग गई, 71 के बाद लग गई, लेकिन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके 80s में आ जाते हैं जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गया था। उस वक्त अमेरिका ने हमें F-16 ऑफर किए थे कि हम F-16 देते हैं आपको, ऑब्वियसली जिस वजह से वो ऑब्वियस से वजह है। एक चीज़ जो जाहिर है पब्लिक में थोड़ी सी कम नोन है कि 82 में जब ये जहाज़ ऑफर किए जा रहे थे तो अमेरिका ने हमें कहा कि हम आपको J-79 इंजन देंगे F-16 के साथ, जो इंफीरियर इंजन था F-100 के मुकाबले में, जो अमेरिकन एयरफोर्स खुद यूज़ कर रही थी। तो पाक फिजाइया ने कंसिडर किया उस वक्त, और हम तो नौजवान अफसर थे, बिल्कुल अर्ली 80s की बात है, तो हमें बताया गया कि पाक फिजाइया ने डेलिब्रेशन करने के बाद इनकार कर दिया कि हमें J-79 इंजन नहीं चाहिए। फिर इंसिस्ट किया गया तो फिर अमेरिका मान गया कि आपको F-100 वही इंजन देंगे जो अमेरिकन एयरफोर्स खुद यूज़ कर रही है। और मेरे एक इंस्ट्रक्टर हैं जो F-16 उस फ्लीट में हिस्सा थे, पायलट थे, जब उनसे मेरी बात हुई बाद में भी, कई सालों बाद भी, तो उन्होंने कहा कि इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ ऐसी सेंसिटिविटी चीज़ थी जो शायद मैं अभी शेयर ना कर सकूं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी उन्होंने आखिरी वक्त रोक ली। तो हमारी फिजाइया ने ये डिसाइड किया कि हमें इन जहाज़ों के साथ टेक ऑफ ही नहीं करेंगे, यानी पाकिस्तान नहीं लेकर आएंगे इन जहाज़ों को जब तक हमें इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें वही नहीं लगाई जाती जो एज पर द एग्रीमेंट है या एज पर US स्पेसिफिकेशन है। अब ये सारा होता क्यों है? आए पाकिस्तान की उस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी कि हम उनको प्रेशराइज कर सकते थे? ऐसा नहीं था। हर मुल्क जो मैं समझता हूं कि कोलैबोरेट करता है वो अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से करता है। वो जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई मुल्क आउट ऑफ द वे नहीं जाता किसी के लिए,
अगर फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। लेकिन खालिद चिश्ती साहब, आप F-16 एक मिसाल दे रहे हैं, वो आप 60s में भी उन्होंने कुछ पुराने जहाज़बाज और असला वसला और नेवी को जहाज़बाज दिए थे, लेकिन हमने जब जहाद अफ़गानिस्तान में उनका इत्तेहादी बनना पसंद किया तो ये जितने अरब मुजाहिदीन हैं, उसामा बिन लादेन समेत, अल-ज़वाहिरी समेत, इन सारों को CIA वेस्टर्न मनी और अरब फंडिंग के साथ हायर करके पाकिस्तान लेकर आई थी। पाकिस्तानी सरजमीन को लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। वो सज़ा क्या हमारे लिए कम थी जिसके बाद में हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे? वो लेके ये आए थे, CIA भर्ती करके लाई थी। आप बिल्कुल फोरवॉर्न कर रहे हैं, हिस्ट्री के जो हमारे सबक हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। लेकिन मैं एक और पॉइंट जो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं वो कह रहा हूं कि कोई भी मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और मुल्क हो, अपने नेशनल इंटरेस्ट के अलावा आउटसाइड नहीं किसी से कोलैबोरेट करता। चलें अभी फास्ट फॉरवर्ड करके 2025 में आ जाते हैं। मुझे ये आप जाहिर है कोई भी समझने से कासिर है कि अमेरिका और इंडिया और इजराइल के दरमियान क्या कॉमन चीज़ है। ना उनकी जुबान मिलती है, ना उनका मजहब मिलता है, ना उनका बॉर्डर मिलता है, ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रेड है। क्या चीज़ है कॉमन? सिर्फ एक नेशनल इंटरेस्ट है कि कॉमन एनिमी है उनका। तो इससे मेरा ख्याल है हमें जल्दी एक्सट्रैक्ट करने में देर नहीं लगेगी, ये करने में कि दुनिया में कोई मुल्क भी हो, चाहे अमेरिका हो। हम प्राउड फील तो हम 80s में भी कर रहे थे कि हमें F-16 हमें देने के लिए अमेरिका ने हमें चुन लिया है। 60s में भी कर रहे थे जब हमें गंदम और F-86 दिए गए थे, हम उस वक्त बड़ा प्राउड फील कर रहे थे। 9/11 के बाद भी हम फील कर रहे थे कि हम पार्टनर्स हैं। लेकिन आपने जो प्राइस हाईलाइट किया है वो बिल्कुल वैलिड है, मैं उस पर नहीं डिबेट कर रहा, ना मैं उसको कंटेस्ट कर रहा हूं। लेकिन मैं हार्ड फैक्ट, अनफॉर्चुनेट रियलिटी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूं कि कोई दुनिया आपकी तरफ इसलिए नहीं करती कि उसको आप वैसे अच्छे लगते हैं, या आपसे हमदर्दी है, या आपकी गुर्बत दूर करने में, बेहतर एजुकेशन में, या आपके डिफेंस में उनका इंटरेस्ट है। उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले होता है और उसके बाद किसी और का नेशनल इंटरेस्ट शुरू होता है। अच्छा, उसी F-16 का मैं क्विकली जिक्र करता हूं। एक बात मैं थोड़ा सा एक डायमेंशन यहाँ और भी चाहूँगा आप उस पर रोशनी डालें। ये आपने बिल्कुल सही बात की है, जो भी आपने कही दुरुस्त बात कही है। मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने कैंपसेस बना रखे हैं। कतर के अंदर भी हैं, UAE के अंदर भी हैं। तो मैंने इनके बहुत सारे लोगों से, मुझे कुछ डेलीगेट से मिलने का मौका मिलता है माजी में, तो मैंने उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से अगर अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान की कोई खिदमत करना चाहते हैं, तो MIT के, कैलटेक के, वो स्टैनफोर्ड के यहाँ कैंपसेस खोलें जहाँ बच्चे पढ़ें और बाद में अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में जाएं, गूगल में जाएं और बड़े बड़े एप्पल में जाएं, इन इदारों में काम करें, तो वो पाकिस्तान की खिदमत होगी। उस तरफ तो वो हमारी तरफ कोई नहीं लेके आते। US एड की मनी जो है उन्हीं के वो जो हायर किए हुए लोग हैं उसी में खाई जाती है। कोई कैंपस यहाँ बना दे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ खुद भी, हमें पाकिस्तानियों को अपनी प्रायोरिटीज़ खुद भी सेट करनी चाहिए कि ये हमारी टर्म्स है, इस पर हम इंगेज करेंगे। 200% आई एग्री विद यू कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट में या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसी की इंटरेस्ट नहीं होती। मैं एक डाउन साइड बताना भूल गया उस सेलिब्रेशन की, या ऐड करने का टाइम नहीं मिला मुझे। देखिए F-16 हमने मिले, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हमने कहा हमें मिले। 1979 में सोवियत यूनियन ने विड्रॉ कर लिया, 1992 में टूट गया। 1989 में ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहकर इनकार कर दिया F-16 हमारे जो जिसकी पेमेंट हुई थी, आपको भी याद होगा कि क्योंकि हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व हैं, और एकदम हम बैड बुक्स पे आ गए, बैड गाइज बन गए और सैंक्शन लग गई। हमारे F-16 के पेमेंट दी हुई जहाज भी रोक लिए गए और उसके बदले में उन्होंने हमें गंदम ऑफर की थी। हमारे नौजवानों को याद रखना चाहिए ये नेशनल इंटरेस्ट है। उनकी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था सोवियत यूनियन के जाने के बाद कि पाकिस्तान या पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ वो कोलैबोरेशन जारी रखें, तो उन्होंने विदहेल्ड कर दिया। और उन्हीं की कर्टसी की वजह से अब JF-17 थंडर इस वक्त पाक फिजाइया में 200 के करीब उड़ रहे हैं, क्योंकि देन भी रियलाइज कि ये कब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे दूसरे मुल्कों पर। जब मर्जी वो हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर देंगे। 65 में F-86 के साथ भी यही हुआ था, फिर F-104 के साथ भी यही हुआ था, फिर उसके बाद F-16 के साथ भी यही हुआ था, जिससे हम कंपेल होकर JF-17 थंडर की तरफ आए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज भी है। जितनी आप इंडिजीनियस करेंगे उतना ही आपकी डिपेंडेंसी कम होगी, और बॉटम लाइन वो हमें याद रखनी पड़ेगी, हमें सेलिब्रेशन नहीं, हमें ये देखना है कि हमारा क्या नेशनल इंटरेस्ट है। दैट्स द फोरमोस्ट थिंग जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए थ्रू आउट। मलिक साहब बिल्कुल सही है। डॉक्टर तारिक साहब, इसके ऊपर मेरे ख्याल में आपको पार्लियामान में इन कैमरा कर लें, हमें जर्नलिस्टों को ना उसमें बैठने दें, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी हेड्स को ही बुला लें, डिबेट तो करें इसमें कि हमें किन टर्म्स पे इंगेज करना है। देखिए, हो सकती है मलिक साहब, और उससे पहले भी पार्लियामेंट में जब भी कभी कोई असास नौयत की कोई सिचुएशन पैदा हुई है मुल्क में, तो इन कैमरा डिबेट्स भी हुई हैं। सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं, आर्मी चीफ भी तशरीफ़ लाए, हमारे जो इंटेलिजेंस इदारों के चीफ हैं वो भी आए, और ब्रीफिंग्स भी हुई, डेलीब्रेशंस भी हुई। उसमें अपोजिशन भी, अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा वो बाइकआउट करके थे, लेकिन अपोजिशन के लोग भी होते हैं। तो ये हो सकती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है
लेकिन कम से कम मेरा इस बात के ऊपर बिल्कुल यकीन है कि पार्लियामेंट में चाहे वो अपोजिशन बेंचेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बेंचेस हैं, जब भी इस तरह की कोई डिबेट होती है तो उसमें पाकिस्तान की बात होगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात होगी। देखें अभी जो मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में जिससे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि कोई भी जो पॉलिसी होती है, कोई भी किसी बैरून के दूसरे मुल्क के साथ एंगेजमेंट होती है, जैसे आप गेम कह रहे हैं, उसमें सबसे पहले हर मुल्क अपना फ़ायदा देखता है। और यही हमारे ऑनरेबल जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं आपके प्रोग्राम में, उन्होंने भी यही बात की कि वो पॉलिसी जो होती है, एंगेजमेंट होती है, उसमें आपका अपना इंटरेस्ट, और कोई मुल्क भी जो है वो आपसे हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर आपके साथ एंगेज नहीं हो रहा होता, उसमें यकीनन उस फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब लेकिन आपको माजी ज़हन में रखना चाहिए, ना जनरल ज़िया की इस इंगेजमेंट में पाकिस्तान का भला हुआ था, नहीं अनिल मुनकर, वो जितने ही मुस्लिम खान और कौन कौन से जादी तंजीमों वाले, मंगलबाग, ये सारे शुरुआत उस ज़माने में शुरू हो गई थी आपकी जहाद अफ़गानिस्तान में 90s में। ये फिर और तगड़े हो गए, फिर बाद में अब हमें भुगतना पड़ा। देखिए मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि इस सारे का मुद्दा अमेरिका के ऊपर डालना ये भी कोई जायज़ बात नहीं है। काफी हद तक उनके ऊपर है, कुछ अपनी बेवकूफ़ी है कि हमने अपनी सरजमीन को रेडिकलाइज किया, सरजमीन को हमने रेडिकलाइज किया, और उसके बाद यहाँ से जो लोग जाते रहे अफगानिस्तान के अंदर, फिर यहाँ से पॉलिसी थी सर, तो क्यों क्या कर रहे हैं, खुदा का नाम लें, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। अब आप मुझे बताएं कि ये आपको अमेरिका ने कहा था कि तुम ये करो? जी सर, उन्होंने फंडिंग की थी, ये साथ बैठ के पूछे। फंडिंग तो वो तो अरब दोस्त हमारे ममालिक सारे फंडिंग करते थे, लेकिन सर किसी ने आपको यहाँ से नहीं पकड़ा था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी ने पैसा देते थे सर, ऐसी बात की हो। फिर उसके बाद यहाँ पे महाजरीन आए लाखों की तादाद में, उसके बारे में हम कोई पॉलिसी उस तरह वजह नहीं कर सके। आज तक कितने 40 साल हो गए हैं, आज तक हम उस मसले को हल नहीं कर सके। किसी दूसरे मुल्क का कसूर तो नहीं है, कितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, माशाल्लाह मुल्क में लगे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें भी कुछ अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए कि हम, एक तो मैंने कहा ना कि हम इस खित्ते में काफ़ी वैसे आपकी फराख दिली, अमेरिका का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है ये। सर आपने कहा ना सारा मुद्दा उधर डालो, मैंने कहा कुछ अपनी जिम्मेदारी को भी महसूस करें, अपने घर को खुद ठीक करें ना। वो मियां वाशीम साहब का क्या खूबसूरत जुमला था कि पहले अपना घर हम ठीक करें, अपनी कमजोरियों को हम कम से कम महसूस करें, उसका एतराफ़ करें, उन्हें दुरुस्त करने की बात करें। आज जो हम बात कर रहे हैं ना अपोजिशन से, हम उन्हें भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उस दिन जाके लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे जाके उनसे कहा है कि हमें बात करनी चाहिए, हमें बैठना चाहिए, और ये ज़रूरी है। वजह यह है कि अब मुल्क जिस तरफ टेक ऑफ कर रहा है और कर चुका है, उसके लिए आपको ये जो अपनी गली मोहल्ले का हमारा इटवटा हो रहा है ना अपोजिशन गवर्नमेंट का, इसे ख़त्म करके साइडलाइन करके आपको आगे बढ़ना है। सर थोड़े से दिन रह गए, अपोजिशन की सीट पे कोई रहेगा ही नहीं, जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं, अल्लाह खैर रखे, आप ही आप अल्लाह ताला जिधर देखेंगे आप ही आप आपने ब्रेक ले लें आपकी वजह से। वैसे तरीकाकार आपका ऐसा ही है, ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, आजकल 27वीं तरमीम का बड़ा चर्चा है, वो क्या है, कब आएगी और क्यों आएगी? सर ये जो कवाली आपने कभी सुनी है? कौन सी, गा के बताइए। काश के मुझे आती होती, तो सुनने का बहुत शौक है। अच्छा, लेकिन उसमें जो मेन सवाल होते हैं ना, वो एक तरह मिसरा देते हैं। उसके बाद ये पलशा ने सही बताइए। काफ़ी है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो अजीज़ मियाँ से लेके बाद में तो आप आज तक हमारी वो कल्चर है हमारा, बड़ी वो माशाल्लाह एक इंडो पाक का ज़बरदस्त हमारा वो एक कल्चर है। वो मैंने इसलिए मिसाल दी कि जो उसमें मेन कवाल होते हैं ना, वो एक मिसरा बोलते हैं और पीछे फिर जनाब जो हमनवा होते हैं पूरी गज़ल उस पर लिख देते हैं। तो ये जो सवाल आपने किया ना 27वीं तरमीम वाला, इसमें कोई एक एंकर, कोई एक सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट, कोई एक वीलॉगर, वो एक तरह मिसरा छोड़ता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है ना आप 27वीं तरमीम लाने का कोई इरादा नहीं रखते, पूरी गज़ल उस पर लिख देते हैं। फिलहाल 27वीं तरमीम, फिलहाल के बगैर बताएं 27वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही, रूल आउट हो गया पलूशा, अभी नहीं आ रही। कब तक नहीं आ रही ये तो मैंने नहीं कहा। अच्छा, अभी नहीं आ रही, ये देखें, अभी नहीं आ रही। इनकी वजारत के मामला ज़्यादा, मैंने कहा अभी नहीं आ रही। ये डॉक्टर साहब बड़े होशियार आदमी है, देखें इन्होंने पहले फिलहाल लगाया है, एंड में कहा कि अभी नहीं आ रही, इसका मतलब है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। अब बात यह है कि गवर्नमेंट ने आगे चलना है, किसी वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है। क्यों जरूरत पड़ेगी ये तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। 27वीं क्यों चाहिए? 26वीं तरमीम आप लाए सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करने के लिए, जजों को सीधा करने के लिए, आप 27वीं क्यों लाएंगे? हम लोग 26 में भी लेके आए हैं ना, इससे पहले 25 तरमीम कौन लाया है? कौन लाया? आई है ना, काफी सारी तो आप ही लाए हैं। 18वीं तरमीम, एक बड़े मियां साहब शायद 14वीं तरमीम भी लाए थे, जिसमें वो अमीरुल मोमिनीन बनने वाली थी। सबसे ज्यादा इख्तियारात सूबों को दिए गए, सूबे खुश है ना 18वीं तरमीम के बाद। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 26वीं को आप कह रहे हैं जनाब गलत थी,
25 बहुत गलत तरमीम, थी, थोड़ी नहीं बहुत अच्छा गलत। चलें जी, मैं आपसे बहस नहीं करता, मैं और बात करना चाह रहा हूँ सर। कि 25 तरमीम आइन में हुई है ना, इसका मतलब है कि आइन में तरमीम की जरूरत पड़ती रहती है गाए बगाए। एक 14वीं तरमीम तो थी आप अगर जिसमें मियां 27वीं आ साहब ने जाएगी तो अमीरुल कौन सी मोमिनीन क़यामत आ बनना था, जाएगी? उसका क्या बना सर? 14वीं तरमीम भी थी ना एक, मैं उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं था। आप नहीं, पलूशा 27वीं तरमीम में क्या होगा? और ये वैसे ये भी ऐसे सोशल मीडिया स्टंट ही है। 14वीं तरमीम थी क्या, कहाँ पर है वो? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस वक्त नहीं था पार्लियामेंट में। 14वीं तरमीम कहाँ है सर? चलें जी, एक हाउस से पास हुई है। पलूशा जी अब देखें, अभी तक तो हम तक नहीं खबरें सुन रहे हैं, लेकिन मेरा एक तजर्बा ऑब्जेक्टिव है। क्या है उसका? ऑब्जेक्टिव तो कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, तरमीम में काफ़ी स्कोप अच्छा, होता है। तरमीम का पता ही कोई नहीं है और ऑब्जेक्टिव पे बहस हो रही है। नहीं, देखिए वाह यार वाह। एक जो हमारा तजर्बा होता है ना, वो भी कोई चीज़ होती है। नहीं, मैं उन्हें कह रहा हूँ, हाँ नहीं, वैसे उन्हें मेरे से खुसूसी मोहब्बत है, वो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब ही कोई नहीं होता। धुआं उधर ही से उठता है ना जहाँ थोड़ी कोई चिंगारी हो, तो अगर धुआं उठ रहा है बातचीत हो रही, हो सकता है आ जाए। देखिए अब तो इनके पास 2/3 अक्सरियत है, दे डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस, ये लाना चाहें ये ला सकते हैं। जिस तरीके से 2/3 क्रिएट की जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, आप समझती हैं कि सियासत में ये एक अच्छी रवायत है या ये बहुत मनफी रवैया है? देखिए रवैये जो है ना मनफी हैं या मुस्बत हैं, ये जो टोटल सियासत का कल्चर है ना, चाहे आप इसको मनफी समझ रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन इसमें जो कैदी नंबर 804 है ना, उनका भी बड़ा रोल, सबसे बड़ा रोल उनका है चीज़ों को इस नहज पे पहुँचाने। इमरान खान का तो जो सियासी रवैया था पहले, वो जिस तरीके से सेम पेज की सियासत करते थे और जो कुछ अब करते हैं, वो मैं उसकी बिल्कुल सताइश नहीं करता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से पीटीआई को काट पीट रहे हैं, कल को अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऐसे काटा पीटा गया तो फिर हमारी जमहूरियत वूरियत तो फिर खेल कूद दिया, छोड़ दें फिर इसका नाम लेना। एक दफ़ा आपके साथ हो चुका है, 17 सीटें रह गई थी पीपल्स पार्टी की, एक दफ़ा इनके साथ हो चुका है, 19 सीटें इनकी रह गई थी, तो फिर ये क्या है? ये जमहूरियत है? फिर तो मजाक कर रहे हैं हम लोग, अपने साथ ही ऐसे गुमराह कर रहे हैं लोगों को भी। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम्स में कुछ हमारे दोस्त पीटीआई के आते थे जो अब नहीं आते। इमरान का रवैया मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, इमरान का रवैया तो एक और तरफ है, लेकिन वो जो इनके जैसे हम आए हुए हैं वो भी आते थे हमारे साथ, यहाँ बैठते थे और वो कहते थे 5 साल भी हमारे, अगले 5 साल भी हमारे, उससे अगले 5 साल। मैं चिश्ती साहब से जवाब ले लूँ? चिश्ती साहब, ये आजकल 27वीं तरमीम का भी शोर है। मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि आपको जब चैलेंजेस ज़्यादा दरपेश हो ना, तो घर के अंदर आपकी फॉल्ट लाइंस नहीं होनी चाहिए, आइसोलेशन, ये पोलराइजेशन जो है ना मुख्तलिफ हिस्सों में सोसाइटी के, वो नहीं होनी चाहिए। हम इंडिया वाली इस जो छोटी सी जंग थी, उसके बाद पाकिस्तान की फ़तह, अल्लाह ताला ने कुछ 6 जहाज़ गिराए, उसमें भी दुनिया में कामयाब किया, लेकिन एक और फ़तह ये थी कि आपके 25 करोड़ लोग दोबारा जुड़ गए थे आपस में, वो 2-3 साल पीछे चले गए थे। अब हमें क्या ज़रूरत नहीं थी कि हम जुड़े रहें, या उसको दोबारा तोड़ना ज़रूरी है कि नहीं पहले दोबारा उधर ही जाओ, फिर देखते हैं कैसे आगे चलना? देखिए मलिक साहब, पॉलिटिकल साइड तो आपके पास बहुत एक्सपर्ट्स बैठे हैं दोनों, जो कि ऑनरेबल गेस्ट हैं, लेकिन जो मैं जब ये जंग खत्म हुई थी तो मैंने सबसे ज्यादा इसी में प्राइड लिया था कि दुश्मन को सबसे ज्यादा वैक्यूम वहां मिलता है जितनी सोसाइटी या पब्लिक के अंदर पोलराइजेशन होती है। एक हेल्दी पोलराइजेशन एक एलिमेंट जरूरी है कि आपका डिफरेंस ओपिनियन हो, आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की, बट जाहिर है जितने आपने नोट किया होगा पोलराइजेशन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। आपने देखा 25 करोड़ लोग मुसल्लह अफवाज के पीछे कैसे खड़े हो गए थे। मैं ये मेरा मानना ये है कि मुसल्लह अफवाज जो होती हैं वो बुनियादी तौर पर एक टूल होती हैं, वेपन होती हैं कौम के हाथ में। जिस्म जो है वो कौम होती है और हम एक वेपन होते हैं उस हाथ में। जितना यूनाइटेड होगा जिस्म, जितना हेल्दी होगा, जितना इंटीग्रेटेड होगा, उतना ही वेपन ज्यादा पावरफुल होगा। आपने देख लिया 2025 में, अभी 1 महीना नहीं गुजरा कि हुकूमत पाकिस्तान ने जब ये डिसाइड किया कि हमने ज़ाहिर डिफेंड करना है, मुसल्लह अफवाज खड़ी हो गई, लोग खड़े हो गए। एक क्विकली बॉर्डर पार मिसाल आपको देता चलूं कि ईरान के अंदर देखिए क्या हालत थी जहां मुसाइल एंटर हो चुकी थी, किस हद तक पेनिट्रेट किया उन्होंने, सरफेस मिसाइल वहीं से बनाए, वहीं से ड्रोन चलाए। पहले दिन 19 या 16 या 8 जितने भी, एट द एंड ऑफ द डे 19 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, लीडरशिप मारी गई। कैसे मारी गई थी? क्योंकि पोलराइजेशन इस हद तक थी कि लोग विद इन ईरानी भी समझते थे कि ये एक शायद कॉज है। तो किसी भी मुल्क के लिए ये बड़ा खतरनाक है कि एक हद से ज्यादा पोलराइजेशन, डेफिनेटली जितनी यूनिटी होगी विद रिस्पेक्टफुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उतनी ही मुल्क के लिए, स्ट्रेंथ के लिए अच्छी होगी। आप तजवीज़ क्या करते हैं खालिद चिश्ती साहब? आप काफ़ी तजर्बाकार आदमी हैं, आपने सारी दुनिया भी देखी है। ईरानियन वॉर की आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। वहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट की गाड़ियों, 5 ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जिनकी गाड़ियों के नीचे बम लगाया गया उनको मारने के लिए। तो वो एक वर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर प्रेजेंट किया जा सकता है। फेलियर भी था उनका, घर के अंदर जासूस बैठे हुए थे, इंडिया की कंपनियां, ये अफगान, ये सारे अंदर बैठे हुए इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे।
लेकिन ये जो पोलराइजेशन थी ये बहुत बड़ा फैक्टर था। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये पोलराइजेशन ना बढ़े, हम इसको समेट लें, जुड़े रहें वैसे ही जैसे अभी इंडिया वाले ये 6-7 मई के बाद पूरी कौम इकट्ठी खड़ी हो गई थी वैसे ही खड़े रहें। देखिए वो तो मेरा ख्याल है आपके ऑनरेबल पैनलिस्ट ज्यादा बेहतर बताएंगे। दो बड़ी पार्टियां इस वक्त जो हुकूमत में हैं वो बहुत बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि कैसे इनको पोलराइजेशन को मिनिमाइज करना है विद रिस्पेक्टिंग डिफरेंस ओपिनियन अपनी जगह, बट वो इस हद तक ना चले कि दुश्मन एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दे, जैसे आपने ईरान की मिसाल दी है। तो हमें तो ऑब्वियसली जिसका मैंने अर्ज किया कि कैरी फॉरवर्ड करना है एक लेगेसी को जहां मुल्क की डिस्टेबलाइजेशन हो। प्रॉब्लम यह है कि हम मुल्क की डिस्टेबलाइजेशन की डेफिनेशन भी अपनी अपनी करते हैं, डिफरेंस ओपिनियन के साथ करते हैं कि ये उसकी वजह से डिस्टेबलाइज हो रहा है, वो कहेगा उसकी वजह से कर रहे हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली सीजन पॉलिटिशियन है दोनों आपके साथ जो बैठे हुए हैं पैनलिस्ट, और ऑब्वियसली वो बड़े सेनेटर साहब भी और मिनिस्टर साहब भी, ये डेफिनेटली ये कहीं बेहतर आपको रेसिपी या फॉर्मुलेशन बता सकेंगे इंटीग्रेशन करनी है। मैं तो मिसालें दिखा सकता हूँ, मैं और दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ दुनिया में जहां पोलराइजेशन थी वहां वेस्ट भी आया, वहां इसराइल भी गया, वहां पे इकोनॉमी भी शेटर की बिकॉज पोलराइजेशन थी, उसको कैपिटलाइज किया। और जब ये जंग बंद हुई थी तो मैंने बहुत खुशी का इजहार, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बड़ा खुशी का इजहार किया कि कौम बड़ी यूनाइट हो गई है। आपने नोट किया होगा ड्रोन आ रहे थे तो बजाय लोग ब्लेम करने के कि किसकी गलती से आ रहे हैं मुल्क में, कहाँ गिरेंगे, लोगों ने उठा उठा के सेल्फियां बनानी शुरू कर दी और सोशल मीडिया एक्टिवेट कर दिया। लोग भूल गए कि हम एक दूसरे के खिलाफ भी होते थे। तो आई थिंक वी नीड टू ऐड, जिसको एक लफ्ज मैं बता देता हूँ क्लोजिंग अपनी तरफ से सेंटेंस में, कि वी नीड टू ऐड वैल्यू टू द विक्ट्री। सिंपल टर्म, हमने वैल्यू ऐड की है इस विक्ट्री को। सही विक्ट्री मैं बिल्कुल सही कहता हूं कि दुनिया में आप कौम को यूनाइट करने के लिए बाहर से एग्रेशन नहीं करवा सकते रोजाना। हमें देखना पड़ेगा कि हमें ऐड की है विक्ट्री के अंदर हमने वैल्यू ऐड की है। वैल्यू हर एक का रोल होगा, अपोजिशन का भी होगा, गवर्नमेंट का भी होगा, ब्यूरोक्रेसी का भी होगा, सबको होगा। हैव वी एडेड दैट, या एक महीने में डिसिपेट हो रही है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? तारिक साहब से इसका जवाब है। तारिक साहब, ये आपकी हुकूमत हमेशा क्रेडिट ले सकती है कि इस क्राइसिस में आपकी हुकूमत ने इंडिया को शिकस्त दी और पाकिस्तान को दुनिया में फ़ख्र से सर बुलंद किया। लेकिन ये दूसरा चैलेंज उससे ज़्यादा बड़ा है। कौम इकट्ठी हुई थी, आपको भी पता, 3-4 साल जो कुछ मुल्क में हो रहा था, ये दोबारा बिखरनी नहीं चाहिए। देखिए मलिक साहब, इसमें सबसे सीधा साधा जवाब इसका ये है कि इस वक्त इंडिया के साथ हमारी फायर बंदी हुई है, जंग बंदी नहीं हुई। और मैं आपको दर्जनों ऐसे इंडियन लीडरशिप के, मोदी के बयानात बता सकता हूँ कि जो कि एग्रेशन वाले हैं, जो कि ऐसे नहीं है कि वो अब बिल्कुल चुप करके बैठ गए हैं और उन्होंने अब मान लिया है कि अब मुकम्मल जंग बंदी हो गई है। आपको अंदेशा है कि वो दोबारा एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए रीजनल स्टेबलाइज़र है पीस का कि हम अमन की बात कर रहे हैं इस खत्ते में, और अमन के फ़वाइद पूरी दुनिया को बता रहे हैं। इंडिया उस तरह अमन की बात नहीं कर रहा। इंडिया अभी भी जो है वो आप ये कहें कि इस जंग के माहौल की जो शिद्दत है उसको भड़काने की कोशिश कर रहा है, कम नहीं कर रहा। इसलिए मैं ये कहूँगा मुहतात अल्फाज में कि इंडिया से तवक्को की जा सकती है कि वो दोबारा कोई चवल मारे, ये की जा सकती है तवक्को उससे, और हम उसके लिए तैयार हैं। मोदी जैसे शख्स से आपको यही तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो जहनीत है और हिंदवाता का जो वो लेके चल रहा है एक गलीज सोच इस खत्ते में, वो अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी पार्टी का था, लेकिन उसका माइंडसेट और था। ये एक्सट्रीमिस्ट है, नहीं ये मेंटली सिक आदमी है, ये एक्सट्रीमिस्ट है। और उसके बाद मैं इसको लिंक कर रहा हूँ उस सिचुएशन से जो आपने की कि कौम इकट्ठी हुई, तो कौम को भी इकट्ठा रहना पड़ेगा। ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश मीन्स कि ये मैं तमाम कौम की बात कर रहा हूँ, चॉइस नहीं है हमारे पास और कि हम आपस में फिर दोबारा वो लाइंस और ड्रिफ्टिंग लाइंस और डिवाइडिंग लाइंस पता कर लें। काम भी ऐसे करना चाहिए ना, काम ऐसे करना चाहिए कि वो अल्लामा इकबाल कहना कि वो कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं। तो फिर हमें काम भी वही करने चाहिए कि रब्ते मिल्लत बरकरार है, रब्ते मिल्लत टूटे नहीं। हैसियत गवर्नमेंट हम इस जिम्मेदारी को समझते हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज़ करूँ कि कमरोर साहब अभी बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे। देखिए वो जो बात कर रहे थे ना, उसका मफहूम एक ये है कि सियासत, सियासी लोग, सियासी मैदान, सियासी पार्टियाँ, उसको उधर रहने दें। जो आपकी वहदत है, पाकिस्तान का दिफा है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसके लिए सब इकट्ठे हों और इकट्ठे रहना चाहिए। मैं दोबारा आपको बात बता रहा हूँ, पीटीआई का चैप्टर समेटा है, आपको लगता है कि आप इकट्ठे रहेंगे या तफरीक बढ़ेगी? छोटा सा जवाब फिर मैं पीटीआई का चैप्टर हमने कोई नहीं समेटा। पीटीआई अपने लिए अपनी सियासी स्पेस खुद कम कर रही है। आज पीटीआई के वो लोग, मैं आपको बिल्कुल मालूमात की बुनियाद पर ये बात बता रहा हूँ, संजीदा लोग, उनके बहुत सुलझू लोग जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मैं उनके पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूँ, जो चाहते हैं मामलात बातचीत से आगे बढ़ें, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर जाके हाथ दिया, मुसाफा किया, बातचीत की बात की,
उनके पीछे जो उनके सोशल मीडिया के ट्रोलर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, वो इतना मैं कहूँगा कि उनके खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं कि वो बेचारे सीधी बात नहीं मीडिया पे कर सकते, अमन की बात नहीं कर सकते, पीस की बात नहीं कर सकते। और कितने मौके आए हैं, ये पीडीएम की गवर्नमेंट देख लें, उसके बाद का देख लें, कि जिसमें बड़ी खुशअस्लूबी से मामला तय हो सकते थे, लेकिन ऐन मौके पे जब माहौल बनता है, इमरान खान साहब एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। मैंने बात की ना आखिरी एक 30 सेकंड कि सियासत सियासी मैदान में करें, उसे आप पाकिस्तान के जो रियासती निज़ाम है इसके अंदर ना लेके आए। अब पीडीए की गलती क्या है कि वो सियासत को छोड़ के रियासत से लड़ रही है, मुसलसल लड़ रही है, जिस तरीके से पीटीआई को जिस तरीके से उसको समेटा जा रहा है, क्या ये आपकी गाड़ी जमहूरियत की तगड़ी हो रही है, तकवीयत पकड़ रही है या कमज़ोर हो रही है? देखिए, इसका फैसला तो अब तारीख ही करेगी कि क्या हो रहा है। इस वक्त आज के तनाज़र में लगता है जो फैसला साज हैं कि ठीक है, तो हुकूमत उसका ब्रांड उठाएगी, जो भी जिस फैसले में वो इत्तेहादिये शामिल होंगे वो हम सब उठाएंगे, ये तो एक तय बात है। लेकिन देखें, एक हमारे पास तारीख़ की भी मिसालें हैं, लेकिन तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल नहीं। हम लोगों ने आपस में बहुत लड़ाई की, हम दोनों पार्टियों ने, और कई दफ़ा ऐसी लड़ाई की जो अब सोच कर भी उस पर मतलब अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो पीटीआई ने किया वो किसी ने नहीं किया। हम आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे। कई दफ़ा इनके पीछे कुछ ताकतें थी, हमारे पीछे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर हमने सीओडी की, लेकिन ये नहीं किया कि हमने जाके किसी कोर को आग लगा दी हो, जीएचक्यू पे हमले कर भुट्टो साहब को फांसी हो गई, बात ये है किसी ने फौज पे हमला नहीं किया, किसी वक्त भी नहीं किया। मुहतरमा के बाद भी जो हम पे तनकीद होती रही, मुशर्रफ जैसे शख्स को, जिससे हमारी पार्टी सख्त दुश्मनी रखती थी, नफरत करती थी, उसको भी एक तरीके से रवाना किया। टाइम आज का ख़त्म हो गया। पल विशाख तारिफ फजल चौधरी, एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।